सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में। जो गवर्नमेंट कंपनीज में जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कहते हैं पीएसयू इक्विटी फंड। ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि या क्या ये फंड ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसने पिछले एक सालों में आपको लगभग 90 80 90% के रिटर्न दिए। तो पहला क्वेश्चन होगा, क्या ओवर वैल्यूड है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि क्या इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन करना चाहिए, अभी अगर इन्वेस्टेड हो तो क्या ये इन्वेस्टमेंट हमें रिडम्पशन करना चाहिए, डिटेल में देखने वाले। तो सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 50 55 सब्सक्राइबर से तो सब्सक्राइब करना और 100 तक पहुंचाना, राइट। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये फंड में डिटेल देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उन स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है या नहीं, सभी चीजें डिटेल में देखने वाले। तो आपको एक क्लियर कंक्लूजन आएगा क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी का नाम है आदित्य बिरला एएमसी। उसके बाद फंड का नाम है आदित्य बिरला पीएसयू अंडरटेकिंग। सिंपल, सिंपल चीज। जो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत जो लोग हैं उनको डाउट होता है पीएसयू मतलब क्या। जो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड को पीएसयू इक्विटी फंड्स कहते हैं, राइट। उसके बाद नीचे आते हैं, हम अगर एम देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये फंड कितना पैसा मैनेज करे तो लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये फंड को टाइम हुए 4 साल, लगभग 5 साल हुए। उसके बाद आपका बीएससी पीएसयू बेंचमार्क है। उसके बाद रिटर्न का देखते हैं, यहाँ पर अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो लगभग 96% के रिटर्न है। मैंने तो 80 90 बोला, 96% का रिटर्न है। अगर आप 3 साल का सीएजआर देखते हो तो ऑब्वियस सीएजआर अच्छा होगा और ज्यादा होगा 44%। बट यहाँ पर 96% पिछले साल दिए तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल कम देगा। बट क्या सच में कम देगा, क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या ये फंड बेनिफिशियल रहेगा, ये बहुत क्लियर कट और फंडामेंटल आपको मालूम होगा। मैं हमेशा डाटा एक फंडामेंटल और डाटा का जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पर कंपेयर करता हूँ कि जो पीई रेशो है, सभी रेशो हम आज देखने वाले सभी डिटेल में, राइट। पी रेशो तो है नहीं, बट वैल्यूएशन देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लार्ज कैप 67% है, तो आपके मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपका मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में ज्यादा है। नहीं, लगभग 70% आपका लार्ज कैप में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी लार्ज कैप के स्टॉक्स कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है। मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस कोई मेजरली नहीं करता, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि हाँ उसने रिटर्न दिए तो इन्वेस्टमेंट करो। बट क्यों सेक्टर कौन सा चूज करना चाहिए, क्यों मैन्युफैक्चरिंग चूज करना चाहिए, क्यों जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, ये चीजें आपको समझ नहीं आती। तो इसलिए वीडियोस को देखना। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के बारे में मैंने आपको वीडियो क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने आपको डिफेंस फंड के बारे में क्रिएट किया है। उसके बाद आपका आता है जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसके बारे में भी किया है। टूरिज्म सेक्टर के एनएफओ को जरूर अप्लाई करना, उसका वीडियो भी मैंने क्रिएट किया है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज 100 तक पहुंचना, राइट। यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस देखते हैं। पोर्टफोलियो में लगभग 39 गवर्नमेंट के स्टॉक्स है। उसके बाद आता है टॉप 10 स्टॉक्स में 60% लाइक लार्ज कैप हो गए। यहाँ पर आपका सेक्टर देखेंगे, सेक्टर को ज्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि एनालिसिस में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। डायरेक्टली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग आपका 11% का होल्डिंग है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगर आप इसमें से कोई भी एक स्टॉक लो या दो चार स्टॉक लो और screener.com पर अगर आप जाके सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर में एक 100% का जो रिटर्न मिला है, तो ये ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है। ओवर वैल्यूएशन किसके लिए है, मान लो जो 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट आपके अगर इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल 10 साल के लिए है या फिर थोड़ा लंबा होराइजन है, 3 साल 4 साल अगर पकड़ लो, तो आपके लिए ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं है। ये फंड को रिडम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो फंड है इसमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के जो ये है कंपोनेंट्स है वो शामिल है। वो चीजें हम देखेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को अगर बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑब्वियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि चाइना में और हमारे में एक ही डिफरेंस है, उनका मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, हमारा सर्विस ओरिएंटेड है। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है तो आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। और इंडिया का सबसे बड़ा इशू यही है कि पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी लिंक इंसेंटिव लाई है जहां पर आपके छोटे छोटे बिजनेसेस है उनको बहुत जबरदस्त बूम मिला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स है उनको बहुत बूस्ट दिया है गवर्नमेंट ने, ये ध्यान में रखना। और अभी डिटेल में एनालिसिस करते हो तो पहला स्टॉक एसबीआई, वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक है, आपको टेंशन लेना नहीं है।
आपको कैश फ्लो के ऊपर ध्यान रखना है कि हाँ सच में कंपनी बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएशन बड़ी प्राइस बड़ी है, बट क्या सच में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ भी लोग बोले टेंशन लेना नहीं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाइड है। सबसे पहले ये पोर्टफोलियो, ये फंड का आपके पोर्टफोलियो में 7 टू लेके 10% तक होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि चलो मैंने बोल दिया पीएसयू में आपको वैसे ही रिटर्न मिलेंगे, बट रिटर्न तो मिल सकते हैं, बट मार्केट है, ब्लैक स्वान इवेंट आते हैं, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहना चाहिए। मैं आपको मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो को मान लो 20% का ही सीएजीआर मिलता है हर साल पिछले 10 सालों से 15 सालों से, तो यू आर द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, राइट। कि 20% का सीएजीआर नॉट जो कोई भी अचीव नहीं कर सकता। अगर आप एफडी से कंपेयर करते हो तो लगभग 3 टाइम्स आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, राइट। तो एनटीपीसी का रिजल्ट देखोगे तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, लगभग 10% का स्टेक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अभी पावर जो सेक्टर है, पावर सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूटिंग जो स्टॉक है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन होगा। ओएनजीसी, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंकिंग सेक्टर है, मान लो गवर्नमेंट के कोई भी बैंकिंग स्टॉक से अगर आप उनका रिजल्ट देखोगे तो मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट के स्टॉक है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया देखोगे, अगर आप बड़ौदा देखोगे, अगर आप एसबीआई देखोगे, एचडीएफसी देखोगे, मतलब एचडीएफसी तो प्राइवेट है, बट अगर आप होल बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ये क्वार्टर में उन्होंने दिया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोल इंडिया मोनोपोली स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में जरूरत है ही नहीं टेंशन लेने की, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दिया है उन्होंने। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, एनएमडीसी लाइव, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मोनोपोली स्टॉक है, लगभग अगर आप देखोगे तो वो ह्यूज कैश फ्लो जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये पावर कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये मोनोपोली बिजनेस है। एनएलसी, भारत पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, ये तो छोटे छोटे कंपनी है और उनका बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। यहाँ पर आपको ये एक भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा कि जहां पर बहुत एक ह्यूज वैल्यूएशन हुआ है। क्या होता है कि लोग आपको ये कहते हैं या फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि मुझे 100% रिटर्न मिला है, ऐसे हर साल रिटर्न नहीं मिल सकते। बट ये ध्यान में रखना, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपके बिहाफ पर कोई तो फंड मैनेजर फंड मैनेज कर रहा है, उनको भी मालूम है कि ओवर वैल्यूएशन है। जो ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा, फंड मैनेजर ने उसे ऑटोमेटिकली कट डाउन किया होगा। जो अंडर वैल्यूड है या फिर जो स्टेबल वैल्यूएशन है, उन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर नीचे पता चल जाती है कि टॉप स्टॉक सोल्ड लास्ट मंथ, कि क्या क्या सोल्ड किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सोल्ड किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट अच्छा है, बूम हुआ होगा, सेल कर दिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन, यूनियन बैंक को सेल किया है, पंजाब नेशनल बैंक को भी सेल किया है। तो इसमें क्रंचिंग या फिर स्टॉक्स को लेना बेचना ये चलता रहता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि जो वैल्यूएशन पर आप हायर वैल्यूएशन पर बैठे थे उसी पर आप बैठे होंगे, बिल्कुल नहीं। आपका वैल्यूएशन क्रंचिंग या चेंजेस हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी लास्ट में कंक्लूजन आता है कि क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 100% इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सिंपल पॉलिसी है, ये कहीं पर भी फॉलो नहीं होता वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में होता है मोस्टली। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर बिजनेसेस हो तो गवर्नमेंट का खुद का पहले बिजनेस होता है। मान लो टेलीकॉम हो, बीएसएनएल है, मान लो ऑटो एंसिलरी है, गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और साइमल्टेनियसली प्राइवेट सेक्टर और जब गवर्नमेंट का दोनों जगह सेक्टर में बिजनेसेस है, तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको एक कंटिन्यूस कंपटीशन मिलते जाता है, और उसके कारण गवर्नमेंट के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में देखने के लिए मिलता है। तो आपके पोर्टफोलियो में 7 to 10% का होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता है, नहीं है, तो आपको 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैलेंस पोर्टफोलियो के एलोकेशन में। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो करना। और ये लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ कि 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओवर एलोकेशन मत करना, जस्ट राइट। थैंक यू वेरी मच।